Hey guys, welcome to the 18th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट MCQs का पार्ट 3 है। इस लेक्चर में हम कौन से MCQs करेंगे? लेक्चर 13 से लेके 17। ये जो 5 लेक्चर है, इनमें जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उन सब से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्फीबोलिक पाथवेज एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन परफॉर्म द बायोसिंथेसिस ऑफ। एसिटाइल कोएंजाइम ए किसका बायोसिंथेसिस कर सकता है ड्यूरिंग एम्फीबोलिक पाथवे? ऑप्शन है अमाइनो एसिड, जिबरेलिक एसिड, फैटी एसिड या ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। याद करो लेक्चर 16 के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन जो है ये एक एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे के अंदर आता है रेस्पिरेशन। और हमने कहा था जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो नींबू बेचने आया। अभी कौन 2 बजे नींबू बेचने आता है? दिन के 2 बजे। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, अवॉइड करना। तो मैंने आपको पढ़ाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप फैटी एसिड बना सकते हो, राइट। और एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप अमाइनो एसिड बना सकते हो, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड भी बन सकता है और अमाइनो एसिड भी बन सकता है। तो अमाइनो एसिड बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। अब ये जब दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव टिक करके आ जाना। वो अलग बात है, मैंने आपको कहीं पे भी जिबरेलिक एसिड के बारे में नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप ये चीज भी याद कर लो कि जिब्रेलिक एसिड को भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकता है ड्यूरिंग एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्ट एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस। ईटीएस के समय फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? रे आपको पता है ये तो। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। याद करो ईटीएस के समय जो कॉम्प्लेक्स 4 जिसे हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको फाइनली एक्सेप्ट करता है मैट्रिक्स में प्रेजेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन लेता है, 2H+ लेता है। कहाँ से? मैट्रिक्स से, क्योंकि मैट्रिक्स में ही ये आपका एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन को क्या मिला? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इस एटॉमिक ऑक्सीजन ने और फॉर्मेशन हो गया वाटर का, H2O का। तो विच एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड when one molecule of pyruvic acid is used as respiratory substrate। यहाँ पे respiratory substrate ना ही ग्लूकोज बोला है, ना ही फैट बोला है, ना ही अमाइनो एसिड बोला है, सीधा सीधी बोला है पायरुविक एसिड से शुरू हो रहा है हमारा रेस्पिरेशन। इसीलिए पायरुविक एसिड, जब एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल को यूज करोगे आप रेस्पिरेशन के दौरान एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो आपको कितने एटीपी मिलेंगे? 15, 12, 36 या 3? क्वेश्चन समझ के आंसर देना, ये नहीं कि 36 या 38 देख लिए तो उसी पे टिक मार के आ जाओ, राइट। यहाँ पे पायरुविक एसिड बोला है, ग्लूकोज बोलता तो आप 36 टिक करके आते, ठीक है, या 38 रहता तो 38 टिक करके आते। वो जीपीएस एमएस वाला आपको तो याद ही है, शटल सिस्टम। पर यहाँ पे क्या बोला है? पायरुविक एसिड से, जब पायरुविक एसिड एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, एक मॉलिक्यूल, वो भी एक मॉलिक्यूल, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा 15 एटीपी बनाओगे आप। कैसे? देखो लेक्चर नंबर 15 में याद करो, जब हम थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, पायरुविक एसिड जब यूज होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एक पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड तो पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और इस दौरान आपको एक NADH2 मिलेगा। और ये NADH2 जब ETS में एंटर करेगा तो आपको उससे 3 ATP मिलेगा। फिर यही एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम ए का जाके क्रेब्स साइकिल चलाएगा और क्रेब्स साइकिल में आपको पता है 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP मिलता है। यानी कि टोटल कितने ATP मिलते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान? 9 + 2 11 + 1 12। तो एक पायरुविक एसिड जब एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ तो 12 + 3
इक्वल्स टू 15 ATP। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब आपको थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन पढ़ाया था तो पूरा अच्छे से समझाया था सारी चीज़ें, कैसे कहाँ पे कितनी ATP बनती है, कौन से प्रोसेस के दौरान कितने NADH2 FADH2 बनते हैं और वो कैसे ETS में जाते हैं और हमें ATP मिलता है। मैंने पूरा समरी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डिटेल में समरी करके अच्छे से दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको कहा भी था वो जो चार्ट है पूरा का पूरा, उसके एक काम करो, उसको एक कॉपी पे लिख लो और दीवार पे चिपका लो, कि आपको अलर्ट होना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, दिमाग को अलर्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक होंगे, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या पूछा है, कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, कितना मॉलिक्यूल यूज किया गया है उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड अच्छे से एक लिख दिया है, 2 मॉलिक्यूल अगर लिख देता पायरुविक एसिड का तो आपको 15 इंटू 2 करना होता है, लेकिन आप फिर भी फटाक से 15 टिक करके आ जाते हैं। आप देखते ही नहीं कि आप 1 मॉलिक्यूल बोला या 2 मॉलिक्यूल बोला है। 1 मॉलिक्यूल के लिए तो 15, अगर 2 मॉलिक्यूल होता तो 15 इंटू 2 करना होता आपको, तब 30 सही ऑप्शन होता। और ऑप्शन में आपको 13 और 15 दोनों लिख के दे देगा। तो इस तरीके से आपको क्या घुमाएगा, कौन क्वेश्चन बनाने वाला है, जो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो आपको एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये देखना, थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद सिंथेसिस ऑफ ATP, द साइट ऑफ दिस प्रोसेस लोकेटेड। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पासिंग ऑन, ठीक है, रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, जिनको आपने हाइड्रोजन एटम से रिमूव किया इन इलेक्ट्रॉन्स को, और उन इलेक्ट्रॉन्स को भेजा है किसके पास, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, किसके लिए, ATP के सिंथेसिस के लिए। बड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जो जिसको रिमूव किया गया है कहाँ से, हाइड्रोजन एटम से, रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट कौन कर रहा है, टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास भेजा जा रहा है। प्रोसेस किस लिए, ताकि ATP बने, ठीक। तो अभी तो आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो फटाक से इसका आंसर टिक मार के आ जाओगे, लेकिन जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे तो आप पूरे के पूरे बायोलॉजी वहां पे रहता है, ठीक है। तो अभी तो इसका फट से आप आंसर दे दोगे, अच्छा है। रेस्पिरेशन के समय फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था कौन, ऑक्सीजन, कब, ETS के समय, और ATP सिंथेसाइज होता था। तो सही ऑप्शन होगा क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS। और वो होता कहाँ पे है, होता है, साइट पूछा है ना, प्रोसेस थोड़ी बोला, वो होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। देखो लेक्चर नंबर 13 याद करो, ये पूरा का पूरा NCERT पेज नंबर 233 में मिल जाएगा आपको। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ETS चलता है। ETS के दौरान ही तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, NADH2 के हाइड्रोजन से। याद करो NADH2 का जो हाइड्रोजन है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वही जाके ETS कराता है, और इस ETS को फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है, अभी आपका एक क्वेश्चन कराया था मैंने, इसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद सिंथेसिस ऑफ ATP, द साइट ऑफ दिस प्रोसेस लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको अलर्ट रहना है बस। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है, इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय साइटोक्रोम B रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, साइटोक्रोम B को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है, यूबिक्विनॉन से, साइटोक्रोम A3 से, यूबिक्विनॉल से, या साइटोक्रोम C से। सही आंसर है यूबिक्विनॉल। याद कीजिए लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो साइटोक्रोम B है इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, यूबिक्विनॉल, यूबिक्विनॉल। क्विनॉन तो ये है यूक्यू, यूक्यू के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो अब ये नॉल हो गया। और यूबिक्विनॉल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो दे देता है साइटोक्रोम B को, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रिजर्व रख लेता है, ठीक, अपने पास रिजर्व रख लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B को, राइट। और यूबिक्विनॉल जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B को दे देगा और एक अपने पास रख लेगा, और इस यूबिक्विनॉल से हाइड्रोजन भी निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फिर 2 प्रोटॉन भी निकल जाते हैं। ये देखो 2 प्रोटॉन निकल गया, तो UqH2 जो है वो UQ में कन्वर्ट हो जाता है। तो
इस दौरान ये जो यूबिक्विनॉल है, यूबिक्विनॉल ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम बी को, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, ये तो NADH2 के लिए जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से आ रहा है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 से भी तो FADH2 का इलेक्ट्रॉन जाता है, याद करो यार, याद करो। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को मिलता है, कौन देगा, यूबिक्विनॉल, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, और ये सारी चीजें कहाँ हो रही होती है, कॉम्प्लेक्स 3 में, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, 2 बार सबस्ट्रेट लिख दिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के समय जो कि सेल में चल रहा है, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड, जितने भी एनर्जी होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, उसका क्या होता है, रिलीज हो जाता है, रिलीज फ्री इनटू द सेल, नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP, रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप, रिलीज्ड इन सेल एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ATP। ऑक्सीडेशन मतलब रेस्पिरेशन चल रहा है विद इन अ सेल, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका रेस्पिरेशन चलेगा। रेस्पिरेशन के समय आपको पता है वो तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, तो रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप ये नहीं होगा। रिलीज्ड फ्री इनटू सेल नहीं, फ्रीली नहीं होता है, पहले कन्वर्ट होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो एनर्जी है वो ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रिलीज्ड इन सेल एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं, आपको पता है ग्लूकोज में जितना एनर्जी है वो सारा का सारा एनर्जी ATP में नहीं जाता, क्योंकि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्जन 100% नहीं होता है। तो बचा ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन है क्या, नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP, राइट। यहाँ पे देखो ना, ऑल द एनर्जी बोला है, ऑल द एनर्जी, क्या सारे एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑल द एनर्जी नहीं, ऑल द एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP। अब ये स्टेटमेंट को पढ़ो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP, ठीक है। नॉट कन्वर्टेड इनटू, ऑल द एनर्जी नहीं, सारे 100% एनर्जी का कन्वर्शन नहीं होता है। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको ये एक NCERT की लाइन भी पढ़ाई थी, जो आपको पेज 228 सेकेंड पैरा में मिलेगा। सेकेंड पैरा का फर्स्ट सेंटेंस यही है, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट कंबशन, यानी कि ऑक्सीडेशन जब आप कर रहे हो तो क्या प्रोड्यूस होगा CO2 होगा और H2 होगा एज एंड प्रोडक्ट। ये देखो ग्लूकोज है, इसका क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आपको CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक। और क्या होगा, यील्ड्स एनर्जी, एनर्जी भी आपको मिलेगा, मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट, ज्यादातर जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चली जाती है, और कुछ एनर्जी आप ATP में कुछ एनर्जी से आप ATP सिंथेसाइज कर पाते हो। तो ग्लूकोज जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको जब आप एनर्जी बनाओगे तो ज्यादा एनर्जी तो हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, कुछ का आप ATP बना पाओगे। तो क्या जितनी एनर्जी ग्लूकोज में थी आपने सबकी ATP बना ली, नहीं, आपने तो हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी निकाल दी। तो यहाँ पे ऑल द एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू ATP, ठीक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इन माइटोकॉन्ड्रियल ETS, यानी कि जब ETS चल रहा होता है, साइटोक्रोम C जो है हमारा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, ठीक है, एक्ट एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। जो हमारा साइटोक्रोम C आप याद करो, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरे कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है किन दो कॉम्प्लेक्स के बीच में हुआ है, जो कि साइटोक्रोम C ने किया है। सही आंसर है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। याद करो, कॉम्प्लेक्स 3 से 2 इलेक्ट्रॉन लेता था साइटोक्रोम C1, जो कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स 3 का, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता था साइटोक्रोम C को, ठीक है। और फिर ये साइटोक्रोम C क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता था साइटोक्रोम C1 से, और साइटोक्रोम C फिर ऐसे मूव करके जाता था कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में जो कॉपर A है उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C दे देता था, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कौन करा रहा है, साइटोक्रोम C भैया करा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो ये क्वेश्चन देखिए, बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ PgAl हाउ मेनी ATP गेट सिंथेसाइज्ड कंसीडरिंग ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन वाले लेक्चर से है,
और ऐसे क्वेश्चन पे ही मैं आपको कहता हूँ सतर्क रहें। पूछा क्या है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल को आप एरोबिक रेस्पिरेशन में लेके जाओगे तो कितने एटीपी बनेंगे, और आपको क्या कंसीडर करके चलना है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जीपीएस शटल। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 8, 19, 2, 36 कितने एटीपी बनेंगे। सही ऑप्शन है इसका सही। आप पॉज करके अपनी कॉपी में एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और फिर जब आपका आंसर आ जाए तो वापस से प्ले करके देखना और एक्सप्लेनेशन देख लेना। पर मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन थोड़ा देर पॉज करो, ठीक, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग में लाइव नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो आप पॉज कर लो वीडियो को और अपने हाथ से अपने पेन से कॉपी में खुद सॉल्व करो। ठीक है, चलिए तो अब मैं आंसर बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, सही आंसर है 19 एटीपी। कैसे, लेक्चर नंबर 15 में याद करो, थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन वाला लेक्चर, मैंने आपको कहा है ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के समय ही पीजीएल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक पीजीएल मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो एक पीजीएल 3 कार्बन का होता है, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है अगेन 3 कार्बन का। और ये जो रिएक्शन चलता है, तो इस समय जब एक पीजीएल एक पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आपको 2 एटीपी मिलता है। याद करो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, एसएलपी से आपको 2 एटीपी मिलता है और एक NADH2 मिलता है। पर यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जीपीएस कंसीडर करके चलना है, यानी कि जीपीएस शटल सिस्टम से, यानी कि जो NADH2 है वो पहले FADH2 में कन्वर्ट होगा, फिर ETS यानी कि ETS में एंटर करेगा। तो NADH2 FADH2 में कन्वर्ट होगा और ETS में जाएगा तो आपको 2 एटीपी मिलेंगे। अगर NADH2 सीधा जाता है MS से होके, NADH2 अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता और ETS में एंटर करता तो आपको 3 एटीपी मिलते, क्योंकि एक NADH2 से 3 एटीपी मिलते। पर यहाँ जीपीएस बोला है, तो ये जो NADH2 है ना, जो पीजीएल से पायरुविक एसिड के कन्वर्जन के समय बना है, ये पहले FADH2 में कन्वर्ट होगा और फिर ETS में जाएगा, तो उससे हमें 2 एटीपी मिलेगा। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 2 + 2 4 एटीपी। अब ये पायरुविक एसिड जो है, यहाँ पे तो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन बोला है ना, तो ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में घुसेगा, सॉरी पहले लिंक रिएक्शन में जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल। तो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के समय जाएगा तो पायरुविक एसिड से आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और इस समय एक CO2 निकलेगा, 3 कार्बन से 2 कार्बन बना है, और एक NADH2 मिलता है आपको लिंक रिएक्शन के समय, वो ETS में जाएगा, 3 एटीपी मिलेंगे। फिर ये जो एसिटाइल CoA का जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और आपको 3 NADH2, एक FADH2 और एक SLP से एक ATP मिलेगा। 3 NADH2 से आपको 9 ATP मिलेगा जब ये ETS में जाएगा, और एक FADH2 जब ETS में जाएगा तो आपको 2 ATP मिलेगा। तो आप टोटल ATP कैलकुलेट करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 + 12 यानी कि 15, 3 + 9, ठीक है, कितने हुए, 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 4 19 एटीपी। तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन। इसीलिए कह रहा हूँ लेक्चर नंबर 15 का वो जो चार्ट था उसको हाथ से लिखो कॉपी पे और चिपका दो दीवार पे। ऐस सारी चीजें मैं नहीं बोलता दीवार पे चिपकानी, दीवार बोला मैंने, दीवार की जगह मैंने दीवार बोल दिया। तो दीवार पे चिपका लो, काम आएगा। ठीक, सिली मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे सिली मिस्टेक आप बहुत करोगे। रेस्पिरेशन में यही एक टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल विल यूजुअली एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज, पीजीएल, अमाइनो एसिड या प्रोटीएज। सही आंसर है पीजीएल। याद कीजिए, एम्फिबोलिक पाथवे जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, और ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है किसमें, डीएचएपी में, और डीएचएपी फिर कन्वर्ट होगा पीजीएल में, और तब जाके पूरा इससे पीजीएल से आगे लिंक रिएक्शन, पीजीएल से फिर पायरुविक एसिड बनेगा, फिर लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, सब कुछ चलेगा। तो ग्लिसरॉल जब रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कब करता है, जब वो पहले वो कन्वर्ट होता है किसमें, पीजीएल में। ठीक है, पहले तो ग्लिसरॉल डीएचएपी में कन्वर्ट होगा और डीएचएपी से सीधा रेस्पिरेशन में एंटर नहीं कर सकता, डीएचएपी से फिर वो पीजीएल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, जिन्होंने मेरा सारे लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, मेरे सारे लेक्चर, तो आराम से बोल देंगे बिना ऑप्शन देखे। सही आंसर है स्पिनच। याद करो, जब मैं आपको लेक्चर नंबर 14 पर आया था ईटीएस का पार्ट 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट 2, तो मैंने कहा था स्पिनच एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर आपको साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम मिलेगा। याद करो, स्पिनच जो है इसमें अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव ईटीएस पाथवे चलता है, राइट। अल्टरनेटिव ईटीएस का मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से और कहा था कि साइनाइड का कुछ अफेक्ट नहीं होता स्पिनच के ईटीएस पे, क्योंकि स्पिनच के अंदर एक अल्टरनेटिव ईटीएस पाथवे चलता है, क्योंकि उनके पास साइनाइड रेजिस्टेंट एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन देखा। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। नहीं हुए कोई क्वेश्चन आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन लेकिन जो मैंने आपको समझाया वो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन आपके अटके हो, ऐसे तो मैं आशा करता हूँ कुछ भी नहीं अटका, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।